उस एक्टिविटी में हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, ये विदाउट गोइंग टू दैट एक्टिविटी, फॉर द सिंपलिस्टिक और फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर, हम यहाँ पर उस एक्टिविटी को नाम देते हैं। आप कोई भी रैंडम नाम दे सकते हो, जैसे मैं अपने नाम से भी एक्टिविटी लिख सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, कॉपी फाइल। ठीक है, ये मैंने नाम दिया। अब डिस्क्रिप्शन में, इट जस्ट लाइक योर डिस्क्रिप्शन, जो भी आप चीज का लिखते हो, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिख सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, लाइक आई एम copying this file to, like that. Okay, activity state, this is a new option। एक्टिविटी स्टेट एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड मतलब ये एक्टिविटी जब हमने बनाई या जिसको जो भी हम यूज कर रहे हैं, वो हमेशा एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके, वो एक्टिव है या इनएक्टिव, एज सिंपल एज दैट, देयर इज नो मीनिंग अगेंस्ट दोज वर्ड्स, दे आर सेल्फ डिस्क्राइबेबल। अगर मैं इसको डीएक्टिवेटेड क्लिक करता हूँ तो इट्स काइंड ऑफ ग्रेड आउट। ओके, तो जब भी मैं पाइपलाइन रन करूंगा ये एक्टिविटी रन नहीं होगी बेसिकली। ओके, तो हम एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं अभी। आफ्टर दैट देयर इज अ सेटिंग कॉल्ड टाइम आउट। ओके, टाइम आउट मतलब क्या, व्हेन दिस एक्टिविटी इज रनिंग, ओके, आफ्टर हाउ मच टाइम, ओके, दिस एक्टिविटी विल बी कंसिडर एज टाइम आउट। इट मींस लेट्स से आपने एक सिक्वल क्वेरी लिखी है, आप एक सिक्वल क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो, the queries keep on executing 30 minutes, 60 minutes, 1 hour, 2 hour। Okay, and on top of that if you put a timeout limit, अगर आपने 2 घंटे का टाइम आउट लिमिट लगाया, तो इट मीन्स लेट्स से आफ्टर 2 hours, इवन दो द क्वेरी एग्जीक्यूशन completes or not, it will be timed out। it means it will stop the execution and it will throw the error that your query is timed out। सेम वे इस कॉपी डेटा में हम टाइम आउट लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर 12 घंटे का टाइम आउट लगा, इट मीन्स अगर 12 घंटे तक भी ये डेटा पूरा कंप्लीट कॉपी नहीं हुआ, तो ये एक्टिविटी टाइम आउट हो जाएगी, एरर थ्रो करेगी कि टाइम आउट हो गया। ठीक है, रीट्राई, अगर ये एक्टिविटी फेल हो जाती है जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, अगर ये एक्टिविटी फेल हो जाती है तो इसको रिट्राई करना है या नहीं करना है, मतलब ऑटोमेटिक, हमें मैन्युअली जाके रन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसको फिर से दोबारा नेक्स्ट टाइम रन करना है कि नहीं करना। ओके, so retries that basically, if I put 2 here, it means it will retry itself for 2 times after failing। Okay, now if I put the option of retry, then the retry interval, it means after failing or after failure of this activity, after how many seconds I should retry। Okay, right now let's say I ran this activity, okay, it failed, and I'm putting retry interval at 30 seconds, it means after 30 seconds, it will retry for one more time. Okay, let us say it fails again. Since I'm given retry as a 2, it means it should retry 2 times. So again, it will wait for 30 seconds and it will retry one more time. Okay, so total 2 times it will retry. If it succeeds in first time, it will not retry second time. It will, if it succeeds in second time, it's okay. If it is again fails in second time also, it will not retry itself third time. Okay, because our retry interval is, sorry, retry option is only 2। ठीक है, एनी क्वेश्चन यहाँ पर, किसी को कोई डाउट? 2 टाइम्स रन नहीं हुई तो अगेन फिर और रिट्राई 1 और 2, नहीं, राइट देयर। सॉरी, एक्चुअली रिपीट ये योर टू क्वेश्चन। टाइम्स रिट्राई नहीं हुआ तो अगेन फिर से वहां पे ऑप्शन देना पड़ेगा क्या, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स अगेन रिट्राई। अगर 2 बार रन होने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपको चेक करना है एरर क्या है। अगर आप वहां यहाँ पे आके 4 भी देते हो, तो वो 4 बार रन करेगा फिर से आके। ठीक है, आपको 4 देने के बाद सेव करना पड़ेगा, फिर से एक बार रन करना पड़ेगा, उसके बाद वो फेल होने के बाद 4 बार फिर से रन करेगा। ठीक है,
रिट्राई इंटरवल वी टॉक्ट अबाउट, या सिक्योर इनपुट। इसका मतलब जब भी हम देखो यहाँ पे होवर करते दिख जाएगा आपको, अगर मैंने इसको सिक्योर इनपुट और आउटपुट और सिक्योर इनपुट पे क्लिक किया, तो जब भी हमारा डेटा कैप्चर हो रहा है, ओके, डेटा कैप्चर मतलब it's a copy activity. It is connecting to a source and then inserting data into destination. So basically, it is reading data and moving that data to some place else. When you are moving something to some place, it will be captured the activity that is being performed. ओके, मतलब एक कॉपी एक्टिविटी जो भी है, लाइक डेटा फैक्ट्री जो टूल है, वो उस डेटा को रीड कर सकती है, ठीक है, इन द सेंस ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा, वैल्यूज ऑफ डेटा एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस डेटा का जो भी इनपुट या आउटपुट है, वो लॉगिंग के लिए, एरर लॉगिंग हो या साइज लॉगिंग हो, उसके लिए कैप्चर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सिंस इन प्रोजेक्ट अगर हम कोई एक्सटर्नल कनेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा डेटा वीपीएन के थ्रू सिक्योर है, और हमारे डेटा फैक्ट्री में प्राइवेट एंड पॉइंट्स यूज किए गए हैं, तो you don't need to select any of this, okay, you can always keep it unchecked. The selecting it will not affect anything on the copy activity part, okay, it's purely for the logging purposes, so uncheck this. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट? No, sir. Okay, in source, the next property source, okay, see, as soon as I click on source, it asks me to provide a source data set, okay. This is what we needed to create a data factory pipeline. If I go back on general, and if I don't provide any of these things, okay, I keep it whatever the values were there as it is, it won't affect. I need a source to create a activity. What a source is, a source data set I need, okay. Source data set, there is an option to drop down. If I click on drop down, since I haven't created a single data set yet, it will show no results found. So we need to create a new source data set, okay. One second. A data set or an object which will act as a source, okay. Remember this or listen to this very carefully and understand. A data set is nothing but a pointer to the actual object, okay. Now a data set which is used as a source is called as a source data set, okay. डेटा सेट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, या तो टेबल या तो फाइल या जो भी आप लिखोगे वो, ठीक है, जिसमें भी आपका डेटा एक्चुअली अवेलेबल है वो, ठीक है, दैट इज डेटा सेट। और जो भी डेटा सेट उस डेटा सेट, ठीक है। एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ सोर्स डेटा सेट इज? No, sir. No, sir. ओके, ग्रेट, ठीक है। अभी सिंक में जाने से पहले, सिंक मतलब नथिंग बट डेस्टिनेशन, सिंक में जाने से पहले अगर मुझे सोर्स डेटा सेट बनाना है, क्योंकि अपने पास एग्जिस्टिंग नहीं है, वी डोंट हैव अ सोर्स डेटा सेट, हाउ डू वी क्रिएट इट? वी क्लिक ऑन न्यू, okay. As soon as we click on new, it asks like what kind of data set or what kind of service you are using to store your data, okay, and you will get all the options here, okay. So right now, for our understanding, we'll go with the ADLS, ठीक है। Here, search for data lake, or if you don't want to search, you can scroll down, you'll find blob storage here, you'll find data lake storage here. Click on data lake storage. As soon as you click on data lake storage, it asks you choose the format type of your data. It means क्योंकि डेटा लेक में फाइल एवरो हो सकती है, बाइनरी हो सकती है, डिलिमिटेड टेक्स्ट, ORCX, वॉट एवर द फाइल विल बी, राइट, इसमें से कोई भी फाइल फॉर्मेट वहाँ पे यूज हुआ हो सकता है। तो वी नीड टू प्रोवाइड कि हम विच फॉर्मेट और
हमारा डेटा कौन सी फाइल फॉर्मेट में स्टोर्ड, ठीक है। तो सिंपलिस्टिकली हम लेते हैं delimited text, that is CSV or tab separated or anything. Click on delimited text. As soon as you click on that, it asks you to set the properties. These are the properties of data sets. Sorry, these are the properties of data set. ओके, यहाँ पर हम नाम देंगे अब डेटा सेट का, ठीक है। ये मेरा डेटा सेट है, ठीक है, ADLS डेटा सेट, ठीक है। तो मैंने सिम ऐसा एक नाम दे दिया कि ये मेरा ADLS डेटा सेट है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ सर। नाउ see here carefully, it is asking me to provide a link service. Okay, without link service you can't create a data set, right? Without data set you can't create a pipeline. There are except some couple of activities. So to create a pipeline you need to have a data set. To create a data set you need to have a link service. What is link service? Link service is nothing but a connection manager. अब इस केस में देखो हमने क्या बोला कि हमारा जो भी डेटा है या सोर्स है वो एक ADLS अकाउंट में है, करेक्ट। अब आपके इसमें ADLS अकाउंट में अकाउंट कितने भी हो सकते हैं, राइट। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ADLS अकाउंट है, राइट। तो लिंक सर्विस क्या कहेगा, ओके, अब तुमने जो बोला है कि ADLS अकाउंट से डेटा कॉपी करना है, तो नाउ टेल मी विच ADLS अकाउंट इट इज। You click on drop down. Since we don't have a link service created, we need to click on new. As soon as you click on new, now these are properties of link service. Okay, so you need to click provide the properties of link service. Let's say I provide the name ADLS link service. Okay, I provide this name. Description, whatever description you want to provide, you can provide. Now see here, connect via integration runtime. Here by default auto resolve integration runtime came. Okay, if I click on new, I can create a new integration runtime, auto resolved or self-hosted, whichever I want to. Since we don't need to create a new self-hosted integration runtime here, why? Now tell me why we don't need a self-hosted integration runtime here. यहाँ पर मैंने अभी बोला कि हमें सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम क्रिएट करने की या यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों? एनीवन? ओके, फ्राइडे को जब हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन रन टाइम, टू टाइप्स ऑन दैट एक्सेप्ट SSIS। एक था सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम और दूसरा था ऑटो रिजॉल्व या एजोर आया, ठीक है। इसका ही दूसरा नाम एजोर आया है, करेक्ट। तुषार आंसर्ड इट करेक्टली। सो द यूसेज, इन टर्म्स ऑफ यूसेज, Azure IR is used when your source or whatever system that you are connecting to is a on-premises system. It is stored locally in a private endpoints or something like that. Okay. Only then we need the self-hosted IR to connect to such kind of sources or such kind of data connection. Whenever, okay, whenever your data resides in or data is available in cloud services like Azure, you can directly connect it to from auto resolve integration runtime. Okay, now suppose okay, ये समझा सबको? किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? No, sir. Now suppose there is a source, okay, into Amazon cloud services.
Okay, let's say you are using Amazon S3. S3 is nothing but a storage. So you are using Amazon as a cloud for your source. Okay, you are in Azure Data Factory, but your data is coming from Amazon Cloud Services. Okay, and you want to copy that data. Which integration runtime you will choose to use? अगर आपका डेटा अमेजोन के क्लाउड सर्विसेज में है, आप डेटा फैक्ट्री यूज कर रहे हो, आपको वो डेटा कॉपी करना है आपके स्टोरेज अकाउंट में या डेटाबेस में, और अपने डेटा फैक्ट्री में उसके लिए पाइपलाइन बनानी है, तो आप कौन सा इंटीग्रेशन रन टाइम यूज करोगे? सेल्फ होस्ट। क्यों? आपका डेटा तो क्लाउड में रिसाइड करता है, आप ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम क्यों नहीं यूज करोगे? लोकल होस्टेड एक्चुअली। कैसे? Amazon is locally hosted. Amazon Cloud Services. Amazon is a cloud service provider just like Azure. तो उसका डेटा लोकली होस्टेड होगा कि क्लाउड पे होस्टेड होगा? क्लाउड। तो फिर उसके लिए आप कौन सा इंटीग्रेशन रन टाइम यूज करोगे? ऑटो रिजल्ट। Okay. Any other answers? By the logic, Amazon Cloud Services are cloud services. Since that will be hosted into cloud, we should use the auto resolve integration runtime. That is the correct answer. Okay. Theoretically, it is the correct answer. Now, technically, okay. When we create resources, right? We created blob storage or ADLS. We always had option to provide private endpoints. Okay. Whenever we saw the private endpoints, I explained that in every project or company, they choose to use the private endpoints. Okay. Private endpoints मतलब एक लिमिटेड सेट ऑफ आईपीज ही उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, आप वर्चुअल नेटवर्क बनाओ या फिर आप अपने किसी भी वीपीएन को एक्सेस दे दो। ठीक है। अब जब हमने एजोर सर्विस बनाई प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम प्राइवेट एंड पॉइंट्स डिफाइन करते हैं कि बाबा 100 to 150 रेंज तक के जितने भी आईपीज हो, उन्हीं को ही उसका एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि वही मेरी आईपी रेंज है। ठीक है। तो सेम वे दूसरे प्रोजेक्ट में जो भी अमेजॉन क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहा होगा, अगर उसने प्राइवेट एंड पॉइंट डिफाइन किए हैं, राइट, तो आप सीधे जाके क्लाउड से उसकी सर्विस एक्सेस नहीं कर पाओगे। करेक्ट। वो आपको बोलेगा कि नहीं, आप मुझे एंड पॉइंट्स तो आपके नेटवर्क के, मैं उन्हीं को एक्सेस दूंगा। ठीक है। उस टाइम पे आप अगर ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम यूज करते हो जिसके प्राइवेट एंड पॉइंट्स नहीं है, तो वर्क नहीं करेगा। ओके। उस टाइम पे आपको सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम ही देना पड़ेगा। ओके। जब हम सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम देते हैं, तब भी उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। हम क्या बोलते हैं? दिस इज माई सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम। ये उसके एंड पॉइंट्स है। ओके, दिस इज द आईपी एड्रेस फॉर दैट वर्चुअल मशीन। फिर वो जो भी दूसरी कंपनी है, दूसरा प्रोजेक्ट है, जो भी है, वो क्या करता है? उस आईपी रेंज को अपने नेटवर्क सिक्योरिटी में ऐड करता है। यहाँ पर ठीक है, जैसे क्लाइंट मेरा ये आईपी एड्रेस है, मेरी रेंज यहाँ से 0 से 255 तक होगी। वो क्या करेगा? ये आईपी एड्रेस लेगा और उसे अपने स्टोरेज में या जो भी सर्विस हम एक्सेस कर रहे हैं उसमें ऐड कर देगा। ठीक है। अब वो जो आईपी एड्रेस है, वो जो भी एंड पॉइंट्स है, वो आपके सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम पे होंगे, क्योंकि आपके ऑटो रिजॉल्व या एजर आईआर के कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं है। वो हमेशा जंप करते रहेगा एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे, जो भी अवेलेबल होंगे। ठीक है। तो उस लॉजिक से जब भी आप आउटसाइड क्लाउड रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हो,
तो 99% आप ऑटो सॉरी सेल्फ होस्टेड आईआर ही यूज करते हो। 1% केसेस में अगर वो सर्विस या वो जो भी आप एक्सेस कर रहे हो वो ओपन फॉर ऑल हो, पब्लिक एक्सेस के लिए, तो ही आप ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम से उसको कनेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो दैट टू यू। इस इंटीग्रेशन सेटअप में, ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन सेटअप में, ठीक है, हमने एक नया ऑटो रिजॉल्व या एजर आईआर बनाया जिसमें हमने वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इनेबल किया। ठीक है, तो ही वहां पर आप उसको एक्सेस कर पाओगे। बट इन दैट केस आल्सो, ये आपका जो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो रहा है ना, उसके एंड पॉइंट्स वहां पे वाइट लिस्ट होने चाहिए, जो कि अगेन 90% वो जंप करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। द बेस्ट ऑप्शन टू डू एक्सेस इट इज योर सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ओके। अगर आप क्लियरली डिफरेंस समझते हो, इफ यू अंडरस्टैंड clearly the difference between cloud services, on-premises services, and two different cloud services, you will understand why when we are trying to access a different cloud service provider from Azure, we, we have to use the self-hosted integration। ठीक है, भले ही वो क्लाउड पे हो बट वो किसी डिफरेंट नेटवर्क में है कंपेयर टू एजर। ठीक है। Yes, sir. ओके, नाउ लिंक सर्विस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर अकाउंट की, सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑथेंटिकेशन टाइप। अब हमने बोला है कि मुझे डेटा लेक अकाउंट को कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करोगे आप? यूजर नेम पासवर्ड से करना चाहो मैनेज आइडेंटिटी के थ्रू, तो हो फॉर एग्जांपल अकाउंट की टाइप। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अभी एक मेथड बताता हूँ, जब भी हम नई यूज बनाएंगे मैं दूसरी मेथड यूज करूंगा ताकि आपको सारी मेथड्स की आइडिया हो। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन देखिए, अकाउंट की, सैस यूआरआई, सर्विस प्रिंसिपल, system assigned managed identity, and user assigned managed identity। फर्स्ट मेथड अकाउंट की। यहाँ पे अकाउंट की, when you select a method of account key, you need to provide username and password। Options are from Azure subscription। ठीक है, if your source is lying in the same Azure subscription as of what your data factory is, 99% it will have access to your storage account। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आप ड्रॉप डाउन में स्टोरेज अकाउंट सेट कर सकते हो एंड टेस्ट कनेक्शन, इट विल बी सक्सेसफुल। अगर आपका स्टोरेज अकाउंट किसी दूसरे एजर सब्सक्रिप्शन में है, ठीक है, तो आपको ड्रॉप डाउन में नहीं दिखेगा क्योंकि आपको उसका एक्सेस ही नहीं। ठीक है, अगर उस सब्सक्रिप्शन का आपको डेटा फैक्ट्री का एक्सेस नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं। उस केस में आप एंटर मैन्युअल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको यूआरएल पास करना होता है अकाउंट का। ठीक है, मैं जाता हूँ होम पेज पे फिर से। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे, सेशन रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, आपका डेटा लेक, जो भी आपका डेटा लेक अकाउंट आप यूज कर रहे हो, डेटा लेक जेन 2, उस पर आप क्लिक करो, एडीएलएस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप, सॉरी, yeah, sorry, here under settings we'll see endpoints, click on the endpoints। Okay, as soon as you click on the endpoints, I'm just going back to my data factory again. Here, see, it gives you the URL format, https account name dfs dot windows, sorry, dfs dot core dot windows dot net। ओके, आप वापस से इसमें जाइए,
देखिए यहाँ पर block.core.windows.net है। मैं ब्लॉक सर्विस पे जब जाता हूँ तब ये स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर, ब्लॉक फाइल क्यू टेबल डेटा लेक स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पर जो भी डेटा लेक स्टोरेज के अगेंस्ट यूआरएल होगा उस पर कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। इफ यू क्लिक ऑन दिस कॉपी, ओके, गो टू डेटा फैक्ट्री बैक, पेस्ट इट हियर। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है ये? हमने कहाँ से वैल्यू ली और कहाँ पे पेस्ट की? अब हमें पास करना है पासवर्ड। इसके लिए वापस से आप स्टोरेज अकाउंट में जाइए। आपका पासवर्ड सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग के अंडर एक्सेस कीज में होता है। आप एक्सेस कीज पे क्लिक कीजिए। ठीक है, कोई भी एक की, चारों में से, सॉरी दो में से, की और की टू, आप जब शो पे क्लिक करोगे तो आपको की दिखेगी। फिर उसके बाद इसको कॉपी करना, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। फिर आप वापस डेटा फैक्ट्री में जाना, उस की को पेस्ट कर देना। ठीक है, आप जब इस आई आइकॉन पे क्लिक करोगे तब आपको की दिख भी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. ठीक, what will be the next step is click on test connection. It is failed. Let us see why it is failed. Okay, it's saying my account key is invalid. Let me go back again and see. Does anyone else encounter this error? I hope not. Yeah. By default इसको successful होना चाहिए, but I think keys have some issues. Let me rotate and see if it works. Okay. हाँ, print out होना चाहिए। See, now it is successful. ठीक है, my keys must have been expired or I was not copying it correctly. इसी सो वंस आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, अब जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हो नोटिफिकेशन आता है कि आपकी लिंक सर्विस सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। ठीक है, और हम डेटा सेट के प्रॉपर्टीज में थे। ये मेरे डेटा सेट का नाम, अब जो मैंने लिंक सर्विस बनाई वो यहाँ पे अपियर हो गई। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सब लिंक सर्विस बनाने में सक्सेसफुल है? Sir, we link service using from Azure subscription option also now. करेक्ट, वी कैन क्रिएट इट। So if other person has used that method for his account, so then and then only we can use that, right? Azure Key Vault. Sorry, I did not get your question. Can you repeat, please? So like I wanted to ask you about this means like you mentioned that we have that option while creating ADLS account, right? Azure Key Vault. I'm Azure subscription. This enter manually is like for to connect to different account, right? For of a Correct, different correct. person, right? Right. Of a different person, and if that person use Azure Key Vaults or like kind of a thing, then and then only we can use their service, right? Means we can No, use. no, Sure. no. You're talking about this Azure keyword, correct? Yes, yes. Yeah, no, that is different. We'll talk about that after. Okay. Okay, sure. Yeah. So this intermanage something, जब आपके सब्सक्रिप्शन में वो स्टोरेज अकाउंट नहीं हो, दैट इज वन थिंग, या फिर आपके डेटा फैक्ट्री और आपको उस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस नहीं। ठीक है, तभी हम एंटर मैन्युअली मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन वाली मेथड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप ड्रॉप डाउन में ऐसे क्लिक करते हो, ये मैंने आपको दिखाया, आपका टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल।
जैसे हो जाता है आप अप्लाई करोगे वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपको कोई डिटेल्स फैच नहीं करनी, आई मीन स्टोरेज अकाउंट में जाके आपको कनेक्शन स्ट्रिंग चेक नहीं करनी है या पासवर्ड लेके नहीं आना, इसलिए हमने ये मेथड यूज नहीं की क्योंकि ये सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसलिए मैंने आपको सेकंड मेथड दिखाई एंटर मैन, जिसमें हमने यूआरएल पास किया और की पास की। ठीक है, बस इतना ही काफी अभी तक आपको समझने के। कीवर्ड, जब हम कीवर्ड देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा उसका यूसेज क्या। ओके, ठीक। डेटा सेट में आ गए हम। लिंक सर्विसेज हमने जो क्रिएट की, यहाँ पे आपको लिंक सर्विस दिखाई दे रही होगी। अब उसके बाद जैसे हमने लिंक सर्विस बनाई, हमें फाइल पाथ दिखना शुरू होगा, उससे पहले वो नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने अब बताया कि एग्जैक्टली हम कौन से डेटा लेक को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फाइल पाथ आता है, आप एक फोल्डर वाला ऑप्शन होता है ब्राउज, क्लिक ऑन दैट and you are able to see all the folders that are there, all the containers that are there in that ADLS account. So if you click on the data container, you can select any file you want, CSV file, okay? So I am selecting again my same electrical vehicle population data CSV. I'm clicking on OK. As soon as I click on OK, again come back to dataset properties. Now I get an option here. First try as a header. I can choose it here or leave it blank. It doesn't matter. Okay, we can configure this later as well. So I'm right now leaving it blank. Okay. Now import schema. स्कीमा मतलब क्या होता है? जब भी हम टेबल बनाते हैं उसके अंदर हम कॉलम नेम्स और उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, दैट इज बेसिकली स्कीमा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फाइल है उसका अपना एक स्कीमा होगा, एक रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, कॉलम के अंदर डेटा, उसका डेटा टाइप होगा। तो द ऑप्शन इज बेसिकली इट्स आस्क यू वेदर डू यू वांट टू इंपोर्ट अ स्कीमा। ओके, आपको इसका स्कीमा इंपोर्ट करना है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन मतलब कनेक्शन या स्टोरेज, मतलब जो भी हमने ये कनेक्शन बनाया वहां से इंपोर्ट करना है क्या, आस्किंग। सेकंड इज इफ आई सेलेक्ट दिस फ्रॉम सैंपल फाइल, मतलब मैंने एक फाइल क्रिएट की, उसके अंदर मैंने डाला कि दिस आर कॉलम नेम्स, दिस इज द टाइप ऑफ डेटा, वहां से इंपोर्ट करना है क्या। ठीक है, इट्स आस्किंग इफ नो, लास्ट ऑप्शन नन, देयर विल बी नो इंपोर्ट ऑफ स्कीमा। ओके, so whenever you are dealing with files, it is recommended to click on none unless explicitly you have a requirement to specify the schema. Just click on none, nothing will happen. Under advanced, it shows open this dataset for more configuration. So I'll just minimize this and click on OK. As soon as you click on OK, you see source, dataset, all these options. Okay, यहाँ तक सब क्लियर है, सबका डेटा सेट ऐसे बन चुका है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट टिल दिस पॉइंट? ओके, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। विल मीट एट 8:32। Okay, sir.